नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में भी दो सच्ची कहानियां हैं। कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2025 का साल बिहार के औरंगाबाद जिले के लिए एक सामान्य गर्मी भरा मौसम लेकर आया था, लेकिन 24 जून की शाम ने सब कुछ बदल दिया। नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन पर उस शाम की हलचल वैसी ही थी जैसी रोज होती। ट्रेनों का आना जाना, यात्रियों का उतरना चढ़ना और दूर दराज के गांवों से आए लोग अपने अपनों को लेने के लिए इंतजार में खड़े। इसी शाम को गांव बड़वान का निवासी प्रियांशु एक ट्रेन से उतरा। वो बनारस से लौट रहा था, जहां वह किसी रिश्तेदार के यहां गया था। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ था। सफर की धूल उसके कपड़ों पर जमी हुई थी, लेकिन आंखों में घर लौटने की चमक साफ दिख रही थी। स्टेशन पर उसके दो दोस्त, जो गांव के ही थे, पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। वे दोनों प्रियांशु को लेने आए थे, क्योंकि गांव दूर था और ट्रेन सीधे वहां नहीं पहुंचती। तीनों ने मिलते ही हाथ मिलाया, थोड़ी हंसी मजाक की। एक ने कहा, भाई, बनारस में क्या क्या देखा? प्रियांशु ने हंसकर जवाब दिया, बस घाट और मंदिर, अब घर चलो, भाभी इंतजार कर रही होंगी। फिर वे बाइक पर सवार हो गए। प्रियांशु खुद ड्राइविंग कर रहा था। उसके दोस्त पीछे बैठे और वे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता ग्रामीण था, संकरी सड़कें, दोनों तरफ फैले हरे भरे खेत और शाम की हल्की रोशनी में दूर दूर तक फैली शांति। वे सिंदुरिया गांव के पास पहुंचे थे, जहां से गांव सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर रह गया था। आसपास के खेतों में किसान शाम का काम निपटा रहे थे। कुछ टपरों में बैठकर चाय पी रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। तभी सामने से एक बाइक पर दो युवक आए। वे साधारण कपड़ों में थे, चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं, बस जैसे कोई सामान्य राहगीर जो रास्ता पूछ रहा हो। उन्होंने प्रियांशु की बाइक रोककर देवराज बीघा गांव का रास्ता पूछा। प्रियांशु ने अपनी बाइक स्लो की, थोड़ा झुककर बोला, भाई, सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ना। लेकिन उसके शब्द पूरे भी नहीं हो पाए थे कि उन दोनों ने अपनी बाइक को और करीब लाकर अचानक गोली चला दी। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पक्षी उड़ गए और सब कुछ सेकंडों में हो गया। प्रियांशु का शरीर झटके से हिला, खून छलकने लगा। हमलावरों ने बिना रुके ताबड़तोड़ फायरिंग जारी रखी। कुल 8 गोलियां चली, जिनमें से 4 सीधे उसके सिर में लगी। प्रियांशु बाइक से गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गई, लेकिन सांस थम चुकी थी। सड़क पर खून का पूल बन गया और हवा में बारूद की गंध फैल गई। हमलावरों ने बाइक घुमाई और तेज रफ्तार से भाग निकले, जैसे कि ये कोई खेल हो। प्रियांशु के दोनों दोस्त ये सब देखकर पत्थर की मूर्ति जैसे हो गए। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन इतनी तेज कि कान में गूंज रही थी। एक ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर घबराहट में उन्होंने बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर उनके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा, गोली की आवाज, प्रियांशु का गिरना, खून। गांव पहुंचते ही उन्होंने प्रियांशु के घर जाकर सबको बताया। घर में कोहराम मच गया। मां चीख कर गिर पड़ी, पत्नी गुंजा स्तब्ध होकर दीवार से टिक गई और भाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रियांशु का बड़ा भाई राजनीति में सक्रिय था। इलाके में उसका नाम था, लोग उससे डरते थे। यही वजह थी कि खबर फैलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। कुछ ही घंटों में घटनास्थल पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई। सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। औरंगाबाद के एसपी अमरीश राहुल खुद मौके पर पहुंचे, क्योंकि मामला राजनीतिक कनेक्शन वाला लग रहा था। उन्होंने टीम को निर्देश दिए, इलाके को सील करो, फॉरेंसिक टीम बुलाओ, गवाहों से बात करो। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां से रिपोर्ट आई कि मौत गोली लगने से हुई और गोलियां करीब से मारी गई। शव परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन जांच की कमान एसपी ने खुद संभाली। उन्होंने एसडीओपी संजय पांडे की अगुवाई में एक स्पेशल टीम बनाई। इसमें अनुभवी अधिकारी शामिल थे,
जो ऐसे मामलों में माहिर थे। जांच की शुरुआत उन दो दोस्तों से हुई जो स्टेशन गए थे। उन्हें थाने लाया गया। 3 दिन तक लगातार पूछताछ चली। सवाल हर तरफ से, क्या स्टेशन पर कोई संदिग्ध दिखा? रास्ते में क्या बात हुई? क्या प्रियांशु ने कोई दुश्मनी बताई? लेकिन वे निर्दोष साबित हुए। कोई क्लू नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिया गया। अब पुलिस ने प्रियांशु का मोबाइल जब्त किया। उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की गई। कौन कौन से नंबर, चैट्स में क्या लिखा, लोकेशन कहां का गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रियांशु का जीवन सामान्य लग रहा था, कोई पुरानी रंजिश नहीं। जांच अब परिवार की ओर मुड़ी। पता चला कि प्रियांशु की शादी 10 मई को हुई थी। अभी 45 दिन भी नहीं हुए थे। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया। मां दिन रात रोती रहती। गुंजा का हाल और बुरा। वो खाना पीना छोड़ चुकी थी। बार बार कहती, कैसे हो गया ये सब? पुलिस को पहला बड़ा क्लू तब मिला जब घटनास्थल के आसपास के किसानों से बात की गई। कुछ ने बताया कि हत्या से 1 दिन पहले 2 युवक खेतों में घूमते देखे गए थे। वे बाइक पर थे, बार बार एक जगह रुकते, जैसे इंतजार कर रहे हों। इससे साफ था कि हमला प्लान था। हमलावरों को प्रियांशु के रूट की जानकारी थी। पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। प्रियांशु के अलावा उसके रिश्तेदारों, दोस्तों के मोबाइल चेक किए। घटना के समय इलाके के सभी टावर से एक्टिव नंबरों की लिस्ट निकाली गई। लोकेशन ट्रैक की गई। इसमें 2 नंबर संदिग्ध लगे। इन पर एक ही नंबर से बार बार कॉल आए थे। जांच से पता चला कि वो नंबर गुंजा का था। गुंजा घर में सिर्फ एक फोन दिखाती थी, लेकिन उसके बैग से दूसरा फोन मिला जो छुपा हुआ था। परिवार हैरान था, किसी को पता नहीं था। गुंजा ने कबूल किया कि दोनों फोन उसके हैं। पुलिस ने उन्हें जब्त कर लिया और डिटेल्स निकलवाई। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। छुपे फोन से सिर्फ एक नंबर पर बात होती थी। रोजाना दर्जनों कॉल। शादी के दिन भी 999 कॉल रिकॉर्ड हुए थे। वो नंबर जीवन सिंह का था, जो गुंजा के फूफा थे और प्रियांशु के फूफा ससुर। जीवन सिंह 60 के करीब थे। ट्रांसपोर्ट का बड़ा बिजनेस, दर्जनों ट्रक, बसें, इलाके में रुतबा। पुलिस ने सावधानी से जांच की, क्योंकि वे रिश्तेदार थे। जीवन सिंह के फोन की डिटेल्स निकाली गई। पता चला कि प्रियांशु स्टेशन पर उतरा तो उसने गुंजा को फोन किया, मैं पहुंच गया, दोस्त लेने आए हैं। उसके मिनटों बाद गुंजा ने जीवन सिंह को कॉल की और फिर जीवन सिंह ने उन संदिग्ध नंबरों पर फोन किया। ये चेन शक पैदा कर रही थी। जांच में और खुलासे हुए। प्रियांशु के आने पर गुंजा ने उसे कई बार फोन किया। हर बार के बाद जीवन सिन्हा को सूचना गई। पुलिस का शक गहराया, लेकिन सबूत मजबूत करने के लिए संदिग्ध नंबरों की लोकेशन ट्रैक की। टीम झारखंड के गढ़वा जिले पहुंची। कोड़ी थाना इलाके के रामबांध धरुआ गांव से जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को पकड़ा। थाने में सख्ती से पूछताछ हुई। पहले वे टालते रहे, लेकिन फिर टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि हत्या सुपारी पर की। सुपारी जीवन सिंह ने दी और गुंजा शामिल थी। वो लोकेशन देती, जीवन सिंह उन्हें बताता। पुलिस ने गुंजा को गिरफ्तार किया। जीवन सिंह के घर छापा मारा, लेकिन वो भाग चुका था। शूटर से कट्टा और बाइक बरामद हुई। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेजा गया। जेल में गुंजा से दोबारा पूछताछ हुई और इस बार उसने अपनी पूरी कहानी खोल दी, जो सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। गुंजा ने बताया कि जब वो महज 5 साल की थी, तब एक दिन उसके फूफा जीवन सिंह घर आए। वे बातों बातों में उसके पापा से बोले, मुझे गुंजा दे दो, मैं इसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और शादी भी खुद करूंगा। पापा ने सोचा कि अच्छा मौका है और गुंजा को उनकी गोद में डाल दिया। आज से ये तुम्हारी बेटी। उस दिन से गुंजा जीवन सिन्हा के घर पलने लगी। समय बीता और दोनों के बीच लगाव बढ़ता गया। पहले पिता बेटी जैसा, फिर कुछ और। गुंजा का मन बचपन से जीवन सिन्हा पर फिदा था। उम्र बढ़ी तो ये प्यार में बदल गया और फिर
शारीरिक संबंध बन गए। जीवन सिंह की उम्र 60 के आसपास थी, गुंजा 27 की, लेकिन रिश्ता सालों से चला आ रहा था। घर में किसी को शक नहीं, क्योंकि गुंजा उनके साथ ही बड़ी हुई थी। सब इसे सामान्य मानते। मुश्किल तब शुरू हुई जब गुंजा के माता पिता ने उसकी शादी की बात की। उन्होंने जीवन सिंह से सलाह ली, लेकिन वो अंदर से जलता रहा। बाहर से मुस्कुराता, लेकिन हर रिश्ता तुड़वाता। पहला लड़का तय हुआ, कोई बहाना बनाकर रद्द। दूसरा आया, वो भी नहीं चला। गुंजा खुश थी। उसे लगता कि फूफा का प्यार ही असली है। लेकिन गुंजा की बुआ को शक होने लगा। पहले जब गुंजा छोटी थी तो ध्यान नहीं, लेकिन अब जीवन सिंह का हर समय गुंजा के पास रहना, उसका हर ख्याल रखना, नए कपड़े उपहार दिलवाना, ये सब असामान्य लगने लगा। इस साल वैलेंटाइन डे की रात बुआ ने अचानक गुंजा के कमरे का दरवाजा खोला और दोनों को बिस्तर पर बिना कपड़ों के देख लिया। बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीखी नहीं, लेकिन रात में ही गुंजा के मम्मी पापा को बता दिया। अगली सुबह पापा आए, गुंजा को साथ ले गए। बदनामी से बचने के लिए जल्दी में 10 मई को प्रियांशु से शादी कर दी। समाज में अफवाह न फैले, इसलिए बुआ और जीवन सिंह शादी में शामिल हुए। सब सामान्य दिखाया। शादी से पहले गुंजा ने जीवन सिंह से कहा, चलो भाग चलें। लेकिन उन्होंने मना किया, शादी कर लो, बाद में देखते हैं। शादी के बाद गुंजा ससुराल में थी। 9 जून की रात, शादी को 18 दिन हुए, वो कमरे में आई। ऐसी चलाया, ठंडी हवा में लेट गई, लेकिन मन उदास। उसे पता था कि प्रियांशु आएगा और रात वैसी ही बीतेगी जैसी हर नई दुल्हन की। दिन में सास ससुर को खुश रखना, रात में पति को। उसी वक्त देश में मेघालय का हनीमून मर्डर केस गूंज रहा था। राजा और सोनम का मामला, जहां लड़की ने प्रेमी के लिए पति की हत्या करवाई। गुंजा ने टीवी पर देखा, सोशल मीडिया पर पढ़ा, अखबारों में सुना। अगले दिन प्रियांशु बाहर गया तो गुंजा ने कमरा बंद किया और जीवन सिंह को फोन लगाया। मैं ये नहीं सह सकती, कुछ करना होगा। अब उसके मन में वही प्लान था, प्रियांशु को हटाओ, जीवन सिंह के साथ रहो। फोन के बाद गुंजा की खुशी लौट आई। शादी के बाद पहली बार वो हंसती, घर के काम में लगी रहती। सास ने कहा, आज तो बहू खुश लग रही है। ननद ने मजाक किया। प्रियांशु ने भी नोटिस किया। कुछ दिन बाद प्रियांशु ने बताया कि बनारस जाना है, 23 या 24 जून तक लौटेगा। गुंजा अंदर से उछल पड़ी, लेकिन बाहर बोली, जल्दी लौटना। 24 जून की शाम वो बार बार फोन देखती। प्रियांशु ने कॉल की, पहुंच गया। गुंजा ने जीवन सिंह को बताया। जीवन सिंह ने झारखंड से जयशंकर और मुकेश को सुपारी दी। दोस्त स्टेशन से प्रियांशु को ले आए, लेकिन रास्ते में हमला हो गया। गुंजा ने बाद में कबूल किया कि मौत की खबर सुनकर वो खुश हुई। अब विधवा थी। जीवन सिंह ने वादा किया कि बुआ से अलग घर दिलाएगा। पुलिस ने गुंजा और शूटर्स को जेल भेजा। जीवन सिंह फरार, मामला कोर्ट में। आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। 2007 का नवंबर था और राजस्थान का कोटा जिला अपनी रोजमर्रा की चहल पहल में डूबा हुआ था। 22 नवंबर की शाम, शुक्रवार का दिन, कोटा के दादाबाड़ी थाने में प्रभारी गोपीचंद मीणा अपने दफ्तर में बैठे थे। अदालती कामों से फारिग होने में उन्हें दोपहर के 4 बज चुके थे। मीणा 35 साल के एक तजुर्बेकार पुलिस अधिकारी, रबीले चेहरे और फुर्तीले अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनकी मेज पर कागजों का ढेर अभी सुलझा भी नहीं था कि तभी बोराबास पुलिस चौकी से फोन आया। फोन पर चौकी इंचार्ज की आवाज में हड़बड़ी थी। साहब, कोलीपुरा घाटा के पास नरसिंह माता मंदिर के नजदीक एक युवती की लाश मिली है। लगता है हत्या का मामला है। मीणा ने तुरंत अपनी जीप तैयार करने को कहा और एसआई दलबीर सिन्हा के साथ कुछ सिपाहियों को लेकर निकल पड़े। कोटा से कोलीपुरा घाटा का रास्ता करीब 1 घंटे का था, लेकिन उस दिन रावत भाटा रोड पर एक मामूली एक्सीडेंट की वजह से भयंकर जाम लग गया। सड़क पर भीड़ ने ऐसा हंगामा मचा रखा था
जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया हो। मीना ने जीप से उतरकर भीड़ को समझाया, आप लोग जाम लगाकर दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, रास्ता खाली करो। उनकी दबंग आवाज का असर हुआ और भीड़ धीरे धीरे छंट गई। लेकिन इस सब में 1.5 घंटा लग गया और जब वे कोलीपुरा घाटा पहुंचे तो सूरज डूब चुका था और आसमान में हल्का अंधेरा पसरने लगा था। घटनास्थल नरसिंह माता मंदिर के पास एक सुनसान इलाका था, जहां रावत भाटा परमाणु बिजली घर की ऊंची दीवारें थी। सड़क के किनारे दीवार के सहारे एक युवती का शव औंधा पड़ा था। उसका चेहरा जमीन की ओर था और मुंह व नाक से बहा हुआ खून सूख कर काला पड़ चुका था। होठों पर जख्म के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से मारा हो। युवती की उम्र 20 से 22 साल के बीच लग रही थी। गोरा रंग, कद करीब 5 फुट। उसने पीलहरे रंग का सलवार सूट पहना था। छींट का दुपट्टा गले में लिपटा हुआ था। गले में मंगल सूत्र और पैरों में बिछिया देखकर वो नैनवेली दुल्हन लग रही थी। उसके कपड़े और साज श्रृंगार से साफ था कि वो शहरी थी, गांव की नहीं। मीना ने आसपास का मुआयना किया। आसपास कोई बस्ती नहीं, सिर्फ खेत और जंगल। इतने सुनसान इलाके में वो अकेले क्यों आई होगी? आत्महत्या की बात दिमाग में आई, लेकिन खून, जख्म और सुनसान जगह को देखते हुए हत्या की आशंका ज्यादा गहरी थी। मीना ने अपने सिपाहियों को निर्देश दिए, इलाके को घेर लो, कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने शव की तस्वीरें ली, नमूने इकट्ठे किए। पास की बस्ती, जो 2 किलोमीटर दूर थी, वहां जाकर मीना ने लोगों से पूछताछ की। क्या कोई युवती लापता है? क्या किसी ने कुछ संदिग्ध देखा? लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। गांव वालों ने कंधे उचकाए, कुछ ने कहा, यहां तो कोई ऐसा मामला नहीं सुना। रात गहराने लगी थी, इसलिए मीना ने शव को महाराव भीम सिंह अस्पताल की मोर्चरी में भेजा और थाने लौट आए। उनके दिमाग में सवाल कौंध रहे थे। युवती कौन थी? उसे यहां क्यों लाया गया? हत्यारा कौन हो सकता है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगले दिन आने वाली थी और मीना को उसका बेसब्री से इंतजार था। अगले दिन 23 नवंबर को दोपहर बाद थाने में एक शख्स दाखिल हुआ। वो रोते बिलखते हुए अंदर आया, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसका नाम मदन लाल साल्वी था और वो मृतका का पति था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा सूजा हुआ और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। वो मीना के सामने बैठा और चीख कर बोला, साहब, मेरी रेखा की हत्या उसके प्रेमी रामदेव ने की है। वो तांत्रिक है, कुछ भी कर सकता है। मीना ने भौहें चढ़ाई, कौन रेखा? और ये रामदेव कौन है? मदन लाल ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, साहब, कोलीपुरा जंगल में जो लाश मिली, वो मेरी बीवी रेखा की थी। मीना ने उसे शांत करने की कोशिश की। रोना धोना बंद करो और पूरी बात साफ साफ बताओ। मदन लाल ने हिचकियों के बीच अपनी कहानी शुरू की। वो रावत भाटा परमाणु बिजली घर में अनुबंधित बस का ड्राइवर था और न्यू मार्केट के गीता भवन में किराए के मकान में रहता था। रेखा बीते दिन से लापता थी। उसने पड़ोसियों से कहा था कि बाजार जा रही है, लेकिन वापस नहीं लौटी। सुबह जब मदन लाल ने कोलीपुरा में लाश मिलने की खबर सुनी, तो वो बोराबास चौकी पहुंचा। वहां उसे लाश की तस्वीर दिखाई गई, जो रेखा की थी। वो बिलख पड़ा, साहब, हम राजी खुशी रह रहे थे, कोई झगड़ा नहीं था, फिर ये कैसे हो गया? मीना ने सख्ती से पूछा, अभी तुम कह रहे थे कि रामदेव ने हत्या की, फिर राजी खुशी कैसे? पूरी बात बताओ। रेखा के माता पिता कहाँ हैं? मदन लाल की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने बताया कि रेखा से उसकी शादी 2001 में हुई थी। रेखा राजसमंद जिले के भीम तहसील के फतिया खेड़ा गांव की थी, पांचाराम की बेटी। शादी के बाद 3 साल तक रेखा ने पढ़ाई का बहाना बनाकर ससुराल आने से मना किया। 2 साल पहले ही वो कोटा आई थी। तब से दोनों साथ थे, कोई मनमुटाव नहीं। मीना को ये बात अटती लगी।
3 साल तक पति के पास नहीं आई। ये क्या बात हुई? मदन लाल ने सिर झुकाकर कहा, साहब, 1.5 साल पहले मुझे हकीकत पता चली। रेखा की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो रामदेव से प्यार करती थी, जो अजमेर के कान्हा खेजरी गांव का था। दोनों पड़ोसी थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि शारीरिक संबंध तक बन गए थे। मीणा ने पूछा, तो शादी क्यों नहीं हुई? मदन लाल ने बताया कि रामदेव दूसरी बिरादरी का था और रेखा के चाचा ने इसका विरोध किया। पांचाराम रेखा को रामदेव से ब्याहना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव में उसकी शादी मदन लाल से कर दी गई। मुझे बाद में पता चला कि रेखा का रामदेव से मिलना जुलना जारी था। मैं ड्राइवर हूं साहब, दुनिया देखी है। मैंने रेखा को जी जान से चाहा, लेकिन उसका जवाब ठंडा था। कई बार उसे रामदेव के साथ रावत भाटा में देखा। जब मैंने उसकी बहन सुनीता से शिकायत की तो उसने मुझे ही डांट दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे रेखा बदल रही थी। वो मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन रामदेव को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मेरी रेखा को मार डाला। मीणा ने गौर किया कि मदन लाल की बातों में विरोधाभास था। एक तरफ वो कह रहा था कि रेखा बदल रही थी, दूसरी तरफ रामदेव को हत्यारा बता रहा था। उन्होंने अंदाजा लगाया, कहीं तुमने ही गुस्से में हत्या तो नहीं की? मदन लाल ने जोर देकर कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा मेरी थी, वो प्रायश्चित करना चाहती थी। मीणा का अनुभव कह रहा था कि नाजायज रिश्तों में भावनाएं पलट सकती है। उन्होंने मदन लाल को हिरासत में लिया, लेकिन मन में शक था कि मामला इतना साधारण नहीं है। 23 नवंबर की दोपहर को रेखा के पिता पांचाराम कोटा पहुंचे, लेकिन वह थाने या मोर्चरी जाने की बजाय सीधे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार के दफ्तर पहुंच गए। वो गुस्से में था, चिल्ला रहा था, मेरी बेटी का कातिल मदन लाल है, उसे गिरफ्तार करो। राजकुमार ने उसे समझाया कि जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन पांचाराम अड़ा रहा। आखिरकार वो मोर्चरी पहुंचा, जहां उसने रेखा का शव देखा और फूट फूट कर रोया, लेकिन उसका गुस्सा मदन लाल पर ही था। मीणा ने उसे शांत कराया, बिना सबूत किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते, जांच में सहयोग करो। पांचाराम के आग्रह पर पोस्टमार्टम टाला गया और 24 नवंबर को यह हुआ। इस बीच मदन लाल को हिरासत में लिया गया। वो बार बार कह रहा था, साहब, मैं बेकसूर हूं। उसके साथ आए कुछ लोग चिल्लाए, मदन 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, हत्या के लिए 4 घंटे चाहिए, वो नौकरी से गायब कैसे हो सकता था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रेखा के गले पर रस्सी के निशान थे, मुट्ठियों में घास के तिनके, जो साबित करता था कि उसने बचने की कोशिश की थी। हत्या कहीं और हुई थी और लाश को कोलीपुरा लाकर फेंका गया। ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। प्रकरण को धारा 302, 201 और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। अब सवाल था, हत्यारा कौन? मदन लाल का कहना था कि रेखा रामदेव से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने हत्या की। उसने बताया, मैं शराब पीने लगा था, क्योंकि रेखा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हुई। उसने वादा किया कि अगर मैं शराब छोड़ दूं तो वो रामदेव से रिश्ता तोड़ देगी। मैंने उसे समझाया कि रामदेव उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। वो शादीशुदा है, बरार गांव में उसका मकान है, जहां वह अपनी पत्नी को लाता है। रेखा का दिल बदल गया था। पुलिस को मदन की बातों पर पूरा यकीन नहीं था। औरत का दिल इतनी आसानी से नहीं बदलता। 28 नवंबर को सहायक पुलिस अधीक्षक प्रकाश ने मीणा की अगुवाई में एक टीम बनाई, जो रावत भाटा गई। उन्होंने मदन की ड्यूटी लॉगबुक चेक की, वो सही थी। घटना के दिन वो ड्यूटी पर था। अब शक रामदेव पर गया। पुलिस ने राहुल कम्युनिकेशन पीसीओ की कॉल डिटेल्स चेक की। 13 नवंबर को रेखा ने रामदेव को फोन किया था, सुबह 10 से 10:30 के बीच। 22 नवंबर को सुबह 5:15 बजे भी कॉल थी। आसपास के लोगों ने बताया
कि रामदेव अक्सर रावत भाटा आता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने 22 नवंबर को उसे रेखा के साथ मारुति वैन में देखा था। पुलिस ने रामदेव को उसी दिन गिरफ्तार किया। वो 30 साल का सांवला, सामान्य कदकाठी का युवक था। थाने में वह चिल्लाता रहा, मैं रेखा से प्यार करता था, उसे क्यों मारूंगा? मदन ने मुझे फंसाया। लेकिन पुलिस को भरोसा था कि असली गुनहगार यही है। उसे एक बंद कमरे में ले जाया गया। ओम प्रकाश ने उसकी वैन की तलाशी ली, जहां सीट के नीचे रेखा की चप्पलें मिली। मीना ने रामदेव के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। बता, क्यों मारा? रामदेव का चेहरा पीला पड़ गया। चप्पलें देखकर वो टूट गया और कबूल किया। रामदेव ने बताया, रेखा मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। 13 नवंबर को उसने फोन पर कहा कि वो अपने पति के साथ रहेगी। मैंने उसे 22 नवंबर को मिलने बुलाया। उसने पहले मना किया, लेकिन मैंने बस स्टैंड पर बुला लिया। मैं उसे चंबल गार्डन ले गया। वहां उसने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर में काम शुरू करेगी और पति के साथ खुश है। मैंने कस्में याद दिलाई, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा, तुम्हारी जरूरत के लिए मैं आ जाऊंगी, लेकिन मिलना जुलना बंद। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। मैंने उसे प्यार समझा और उसने हवस कहा। मैंने वैन को नरसिंह माता मंदिर के पास ले गया। रस्सी से उसका गला घोंट दिया। वो तड़पी, लेकिन एक झटके में खत्म हो गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए मैंने कई चक्कर लगाए, फिर मंदिर की दीवार के पास फेंक दिया। रामदेव की स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने मदन लाल को रिहा कर दिया। पांचाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामदेव को जेल भेजा गया और मामला कोर्ट में पहुंचा। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।